हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज जो हमारा शो है इसमें आज बात करेंगे इंडिया में काफ़ी सारे हेड ऑफ द स्टेट आते हैं। अभी जर्मन चांसलर आए थे, उसके बाद स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया। वो चीज़ें जो 2020-21 में उन्होंने एमओयू साइन किए थे, अब वो एक प्रैक्टिकल शेप में वो चीज़ें आई हैं। एयरक्राफ्ट बनने जा रहे हैं। C295 एक मिलिट्री क्राफ्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है और इसकी जो मेकिंग है वो इंडिया में शुरू होने लगी है। टाटा ग्रुप के साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। और क्या चीज़ें हुई हैं और सबसे बढ़कर ये चीज़, क्योंकि हमें वैसे इस रीजन की कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है और शायद उसकी वजह ये है कि हम गालिबन टेक्नोलॉजीज़ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में उस लेवल पे नहीं गए थे जिस पे हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी ज़माने में शायद ये रीजन भी हुआ करता होगा, सैकड़ों साल पहले की बात अगर हम करें, बट इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी एक एजुकेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे ये रीजन रह गया था। इंडिया कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना का अपना एक स्टाइल है काम करने का, इंडिया का अपना एक स्टाइल है काम करने का। बट क्या चीज़ें और मज़ीद होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले फ्रांस के साथ भी कुछ डील्स हुई थी इंडिया की, वो कहाँ तक पहुंची है। और सबसे बढ़कर इससे पहले भी हम एक शो कर चुके हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो नज़रें हैं वो गालिबन इस रीजन पे, और इस रीजन में सबसे ज़्यादा वो इंडिया के ऊपर है। इसकी वजूहात क्या है, इस पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब को हमारी आवाज शायद नहीं जा रही। जी डॉक्टर साहब, जी, कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर। ओके ओके। डॉक्टर साहब, बात करेंगे इस पे जो प्राइम मिनिस्टर आए, स्पेनिश आए, से पहले चांसलर जर्मनी के आए। एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंट्रीज वो हैं जो टेक्नोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग हैं। इन्होंने इस चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है। अभी इंडिया में जिस तरह 295 C295 एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है और मुकम्मल तौर पे उसका जो सब कुछ होगा वो इंडिया में ही बनेगा। सर, कैसे देख रहे हैं कि ये गालिबन 2021 में 21-22 हज़ार करोड़ का एमओयू साइन हुआ था और अब वो एक उस शेप में आ रहा है कि आपके पास या हमारे पास या दुनिया के पास उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसके सामने आ रही है। जी देखिए, ऐसा है कि ये जो C295 एयरक्राफ्ट है, ये इसका ऑर्डर फकर भाई इंडिया ने 2021 में दिया था। और चूंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग एवरो फ्लाइट्स का फ्लीट है वो 1960 में इंडिया ने एक्वायर किया था, एंड इट हैज काइंड ऑफ आउटलेट इटसेल्फ। हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। तो जो हमारे करियर प्लेन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं हेवी लोड के, वो वी वर हैविंग अ डिप्लीटेड फ्लीट। तो उसको देखते हुए फिर ये एयरबस के साथ किया गया। आपको पता है एयरबस एक देशों में इनके अलग अलग ट्रांजैक्शंस चलते हैं। तो एयरबस ने जो हमने एयरबस को 2021 में C29 जो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 2023 56 टोटल फ्लाइट खरीदे जाएंगे। 56 आउट ऑफ 56 जो 16 है वो हमें स्पेन से बन के फ्लाई अवे कंडीशन में मिल जाएंगे। रिमेनिंग 40 जो है वो इंडिया में बनेंगे। तो ये जो सांचेज साहब आए हैं वो इंडिया में उसी रिमेनिंग 40 के लिए आए हैं। करीबन 22,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो ऑन एन एवरेज आप समझ लें, यदि 8,000 करोड़ 1 बिलियन अगर हम मान लें डॉलर, तो ये करीब करीब आपका 4-5 बिलियन डॉलर की डील है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट डील है। और उसको देखते हुए वहाँ के प्रधानमंत्री स्वयं आए हैं। उन्होंने इंडिया में आकर के एक रोड शो भी किया वडोदरा में, जहाँ पे कि टाटा के साथ, क्योंकि ये पहली प्राइवेटली बिल्ट होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है ना फकर भाई कि भारत ने पिछले कुछ सालों में पिछले 150 या 1000 साल पहले से जाए तो इंडिया पीस की तरफ इतना ज्यादा चला गया
कि वो ये बात भूल गया कि आपको यदि पीस को डिफेंड करना है और आपको यदि पीसफुल रहना है तो उसके लिए लड़ना आना चाहिए। पीस आपके चाहने से नहीं मिलती है, पीस उसके चाहने से मिलती है जो आपको पीसफुल रहने देना चाहता है। तो अगर आप अपने घर में पीस चाहते हैं, सो बी रेडी टू फाइट फॉर इट। और उसी दिशा में जो हम पिछले 1000 साल से हट गए थे, जब दुनिया तोपे बना रही थी तो हम जो है वो बुद्धिज्म की बातें कर रहे थे और एस्थेटिज्म की बातें कर रहे थे, फिलॉसफी की बातें कर रहे थे। जब दुनिया गन पाउडर पे काम कर रही थी तो हमारे योग पे काम हो रहा था। सो द थिंग इज दैट कि ठीक है, आपने अपने आप को बचा लिया, मगर अब जो आपने बचाया उसको अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं फकर भाई, सो यू नीड टू फाइट। यू नीड टू फाइट एज इन कि आप तैयार रहें कि भाई अगर आप आएंगे, अगर कोई हमारे पर डिफेंसिव अटैक जो है या डिफेंसिव ऑफेंस की जो पॉलिसी है हमारे, बेसिकली ये गीता की फिलॉसफी है जिसको कि हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल साहब हैं वो उसको बहुत पसंद करते हैं, डिफेंसिव ऑफेंस। सो ये वही है कि इन ऑर्डर टू डिफेंड, इफ इट इज रिक्वायर्ड समटाइम वी मे ऑफेंड, और उसी के लिए आपको ये जो एक मिलिट्री गैजेट्स है ये आपको तैयार रखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया। टाटा एक बहुत विश्वसनीय नाम है और ये टाटा में जो है ये काम होगा, टाटा के थ्रू ये काम होगा। और 40 एयरक्राफ्ट C295 बनेंगे। एंड अभी आप तो 40 बना रहे हैं, उसके बाद आने वाले 150 साल में, चूंकि वंस यू विल गेट द टेक्नोलॉजी, नो हाउ, एक स्किल सेट जमा हो जाएगा, तो 150 साल में आप देखिएगा कि इंडिया से खुद ही ये एयरक्राफ्ट, चाहे वो फाइटिंग हो चाहे वो सिविलियन हो, बन रहे होंगे और हम दुनिया को सप्लाई भी कर रहे होंगे। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। राइट, बिल्कुल सही है। और जी सर इससे पहले मतलब बहुत सारे कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पे इंडिया की बात हुई है, शायद फ्रांस के साथ भी, शायद यूएस के साथ भी, लेकिन स्पेन ने इस चीज को एक प्रैक्टिकल शेप दे दी। एक तो सर ये बताइएगा कि 21,000-22,000 4-5 अरब डॉलर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तो ये बताइएगा कि लोकल जो मार्केट है, जिस तरह सुनने में मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ता हूं कि एविएशन से रिलेटेड जो लोग हैं वो दुनिया में शायद बहुत कम है, इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ रही है और इसके हवाले से लोग कम है। तो क्या इंडिया में इतने ज्यादा स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं कि ये जो जिस तरह ये कंपनी आ गई, अपने प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट की टाटा के साथ मिलकर, या फिर और भी शायद आ सकती है, तो इस तरह के स्किल्ड लोग हैं, मतलब स्कूल कॉलेजेस या इस तरह के जो होते हैं एविएशन से रिलेटेड? देखिए, ये तो स्किल आपको बनानी पड़ती है ना। स्किल जब आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी तो आप स्किल बनाएंगे, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है तो स्किल का होना भी, अगर हमारे पास स्किल होती तो हम खुद ही बना लिए होते। सिंस वी डू नॉट हैव स्किल, रिक्वायर्ड स्किल, उसी के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। और जब हम ये ले लेंगे उसके बाद से स्किल्स की जो है वो जो डेफिसिट है वो पूरी हो जाएगी। और इंडिया में काम तो काफी दिन से चला है। प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना भी है कौशल विकास, हालांकि वो दूसरे तरीके के स्किल्स की बात करता है, बट ये जो एक हाई ग्रेड इंजीनियरिंग स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स जो चाहिए, इंडिया ने अपने आप को प्रूव तो कर रखा है एज फार एज इसरो इज कंसर्न। आप जब अपना सैटेलाइट, आप अपनी रोवर्स को सॉफ्ट लैंड करा सकते हैं लूनर साउथ पोल पे, तो फिर आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते। थोड़ा सा आदमी हैरान होता है, लेकिन ये भी है कि कई बार आपको इस तरीके के हाई लिफ्टिंग इंजन, इतने पावरफुल इंजन को डेवलप करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो जितना आप इन्वेस्ट करके वो टेक्नोलॉजी आप डेवलप करेंगे, इससे अच्छा है कि उसका थोड़ा सा कम डेवलप करके आप वो टेक्नोलॉजी खरीद ले। सो ये एक फायदेमंद जो है वो ट्रेड रहता है। इसके हिसाब से आपको टाइम भी बच जाता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे अब इंडिया ने तेजस बनाया, तेजस को डेवलप करने में इंडिया को 22 से 23 साल लग गए। वो जो एक कावेरी इंजन और ये सब चीजें इंजन को डेवलप करने में बहुत टाइम लग गया। तो समटाइम्स इट्स बेटर टू बाय रादर देन डेवलप योर ओन। और फिर जब आप खरीद लेते हैं, टेक्निकल नो हाउ आ जाती है, लाइसेंस आ जाता है, तो फिर उसके बाद तो काम डेवलप हो जाता है। इंडिया ने 2-3 सालों से, ये जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो डिफेंस इंडस्ट्री का है उसमें प्रमोट किया है। और ये उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि
टाटा जो है वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है जो आईएएफ खरीदेगा, प्राइवेट बॉडी नहीं खरीदेगी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इसको अक्वायर करेगी। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो जब प्राइवेट सेक्टर किसी फील्ड में आ जाता है ना, तो वो यूं स्किल्स बना लेते हैं। आप देख लीजिए आईटी को, जब इंडिया में आईटी आया कोई सोच नहीं सकता था। आज इंडिया में आईटी की स्किल बच्चे बच्चे के पास है, यूपीआई काम कर रहा है, अनपढ़ आदमी भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटल कर रहा है। So this is the power of private sector. This is a private power of entrepreneurship कि उनको अपना काम बनाना होता है तो वो स्किल यूं पैदा कर लेते हैं कि हम आप सोच नहीं सकते। तो स्किल वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम लूनर सरफेस पे रोवर और लैंडर पे भेज करके उसको लैंड करा सकते हैं, तो फिर ये आप एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट ये है कि हाँ लाइसेंस के थ्रू आया है तो 40 बनेंगे यहाँ पे वडोदरा के इस वाले फैसिलिटी में, एंड इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। आने वाले 20 साल में आप देखिएगा फकर भाई, इवन इन दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स इंडिया वुड बी रूलिंग द वर्ल्ड। उसका रीजन ये कि वेस्ट इंडिया पे ट्रस्ट करता है। वेस्ट को ये पता है कि अगर ये टेक्नोलॉजीज इंडिया के पास गई तो वो वेस्ट के डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज होंगी कम से कम। एंड हम भले वेस्ट के बहुत अच्छे उनके अलाइव उस सेंस में ना बन पाए जिस सेंस में वो इंडिया को देखना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया एक खुद पिवट है। कई जैसे कहते हैं ना कि बाइपोलर जो वर्ड हो गई, ये हो गया। इंडिया किसी भी पोलरिज्म में विश्वास नहीं रखता। जब बाइपोलर था तब भी इंडिया की अपनी नैम की पॉलिसी थी, वो एक पोल ही था। जब दुनिया में अब एक पोल यूएस था, दूसरा पोल यूएसएसआर था, इंडिया ने एक पोल बनाया, उसका नाम रख दिया नैम। सो इंडिया हैज बीन अ पोल अनटू इटसेल्फ, शी इज अ पोल इनटू हरसेल्फ। और ये उसी की एग्जांपल है कि हम वेस्ट को कोई खतरा नहीं है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, तो हम कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन को खत्म करके और वहां पे इंडियन सिविलाइजेशन को गाड़ देंगे, ऐसे हमारी कोई इच्छा नहीं है। आई विश, और हम पूरे भारतवर्ष के लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को विश करते हैं कि वो और फलें और फूलें, खुश रहें, पीसफुल रहें, और मानवता की सेवा वो भी करते रहे, मानवता की सेवा हम भी करना चाहते हैं। तो वी कैन वर्क इन टेंडम। देयर इज नथिंग व्हिच इज वेस्ट वर्सेस इंडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मतलब ये जो अभी 2 विजिट्स हुए हैं, ये पाकिस्तान में भी काफ़ी इसका ज़िक्र हो रहा है। मुख्तलिफ हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है और बात होती है। साजिद तारड़ साहब इंडिया में तकरीबन बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुज़िश्ता दिन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, तो उन्होंने भी इन चीज़ों का ज़िक्र किया। एक सर, तो एक मुझे ये बताइएगा कि डिफेंस के हवाले से हम खबरें पढ़ते हैं कि जी इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहा है और बढ़ रही है, मतलब हर साल इन एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी, बाकी ठीक है, हो सकते हैं इसके मुकाबले में छोटी एक्सपोर्ट्स उनकी हो, लेकिन बड़ी एक्सपोर्ट, जहाज एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक जहाज मिलियन ऑफ डॉलर्स का एक पीस आता है, शायद इससे भी ज्यादा, और स्पेशली अगर फाइटर जेट हो तो क्या लगता है आपको कि किस लेवल पे, जिस तरह अमेरिका का कहा जाता है कि एक उनकी इंडस्ट्री अगर चलती है तो इन चीजों पे चलती है, वॉर इकोनॉमी उनको कहा जाता है। बल्कि साजिद तारड़ साहब ने खुद बोला कि वॉर इकोनॉमी है भाई, अगर वो ये माल नहीं बेचेंगे दुनिया में तो मतलब उनका शायद बाकी चीजों में भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इससे कमा। तो इंडिया इस लेवल पे या चीन जिस लेवल पे है, कब तक आ सकते हैं? देखिए, चाइना का तो लेवल बहुत बढ़ चुका है ऑलरेडी। चाइना एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है। आई गेस इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन में चाइना को पाने में, इक्वलेंस होने में कम से कम 1-2 डिकेड तो बड़े आसानी से लगेंगे, बिकॉज चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड। जो दुनिया में आज प्रोड्यूस होता है वो चाइना प्रोड्यूस करता है, उसका 80 to 90% जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम रातों रात चाइना को रिप्लेस कर देंगे या हम रातों रात उसको हटा देंगे, ये संभव नहीं है। चाइना की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनकी जो इंटरनल फाइनेंशियल स्कीम्स रही हैं, उनके जो लोन्स रहे हैं, वो कितना रीपेमेंट, कितना उसका फेलियर हुआ है, वो कितना जीडीपी पे कॉस्ट कर रहा है उस लोन को कैपिटलाइज करने में, ये उनकी पर्सनल इंटरनल मैटर हो सकती हैं। मगर दुनिया में उस लेवल का स्केलिंग अप की पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर आप चाइना से सारा का सारा प्रोडक्शन हटा के कहीं और शिफ्ट कर दो तो क्या दुनिया को उस लेवल पे आप सप्लाई कर पाओगे, व्हिच इज नॉट एन ईजी। हाँ, मगर इंडिया में एक सब्सटैंशियल पार्ट तो आएगा उस
उस ग्लोबल चेन का, जिसमें हथियार भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। आज की डेट में चाइना ने हथियार देने का काम शुरू किया है, कई कंट्रीज को वो हथियार देता भी है। पाकिस्तान, आप एक खुद है, JF-17 थंडर आपका जो है वो बेसिकली एक चाइनीज ज्वाइंट इंटरप्राइज है। तो चाइना बेच रहा है ऐसे कंट्रीज को, हालांकि चाइना के माल की जो क्रेडिबिलिटी है या जिस तरीके का एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए वो है नहीं उनके प्रोडक्ट्स की, बिकॉज ये तो दुनिया में पता है कि चाइनीज माल चले तो आसमान तक, नहीं तो शाम तक। तो वो जो उनकी एक प्रॉब्लम है उसको उन्हें देखना होगा। मगर वेस्ट की जो अभी तक फोर्सेस रही हैं या वेस्ट का जो वेपनरी रहा है वो एक रिलायबल वेपनरी रहा है। AK-47 तो दुनिया का कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जो AK-47 को ना जानता हो। मतलब उसने तो रिवोल्यूशनाइज कर दिया है राइफल के आइडिया को, या एक जो मिलिट्री राइफल्स होते हैं उसके आइडिया को, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल आप कह लें। तो वो इतना रिलायबल है कि आपको हम सुनते हैं कि AK-47 के लिए आपको 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग ही चाहिए, इसके बाद तो आप खुद भी एक्सपर्ट बन जाते हो। सो पॉइंट ये कि इंडिया में भी अब वो काम शुरू हो रहा है, लेकिन और प्राइवेट सेक्टर के आने से जो ये बात है ना कि क्या हम उस लेवल तक जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि जब आप मान लीजिए अगर वेस्ट से $1 बिलियन की आप सामान खरीद रहे हो, वही मैं आपको $500 मिलियन में हाफ ऑफ द प्राइस देने में सक्षम हूँ, क्वालिटी भी वही है, तो बिल्कुल वेस्ट का बाजार कम हो जाएगा। बिकॉज के हम वेस्ट को क्वालिटी में अभी इस लेवल पे तो नहीं हम मैचअप कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्वालिटी और कॉस्ट वैल्यू में हम उसको मैचअप कर देंगे। सो पॉइंट है कि अब जैसे हम जो मार्स गए, इंडिया जो मार्स गया और जो अमेरिका मार्स गया, उसकी तो मतलब जो वैल्यू में था जमीन आसमान का अंतर था। इवन यहाँ तक कि जो उस समय स्पेस एक्स के मालिक जो है वो क्या नाम है, इलॉन मस्क ने भी कहा कि भाई आप जो इसरो है उसको सब्सिडी मिलती है, हम लोग तो ऐसे कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। सो आई एम प्रीटी श्योर सून इंडियन जो वेपन्स हैं वो दुनिया में आएंगे, दे विल टेक ओवर। इंडिया की क्रेडिबिलिटी है। और बट ये भी है कि जब आप मिलिट्री वेपन बेचते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन उसको किस लिए यूज करेगा। ये बहुत डेंजर का काम है कि भले ही कोई अपने ही घर में आग लगा रहा हो, लेकिन अगर आपके वेपन से आग लगा रहा है तो आपको थोड़ा बहुत तो आपके दामन पे खून आएंगे, उसको आप मना नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा इसकी डिमांड हो, किसी का भी घर जले, किसी का भी खून बहे। ये भारत की फिलॉसफी नहीं है। सबका खून, सबके बच्चे, सबका बाप, सबका भाई, सबकी बहनें, सबकी माँ बहुत कीमती हैं, बहुत बेशकीमती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया को वो तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि इस फील्ड में आना है और इट्स इम्पोर्टेंट जी। एंड वी हैव दैट। डॉक्टर साहब एक चीज बस लास्ट में पूछूंगा, मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड मिशन, एक बहुत हम ये बात काफी सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। इस हवाले से क्या है, वो बेशक ये हो या कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज हो जो पहले हम देखा करते थे कि वो अमेरिका बना रहा है, वो फ्रांस बना रहा है, वो जर्मनी बना रहा है, वो कोई भी हो, वो मतलब मिलिट्री से रिलेटेड चीजें भी हो सकती है, प्लस वो चीजें भी हो सकती है जो इस से हटकर भी हम लोग या आपकी हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, जब ये वेस्ट इसलिए बना पाया कि वो हमारे आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहा था। हमारे आपके लोग भूखे मरते थे, यहाँ के पैसे से वो जा करके अपने आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। अब जब अपने पैसे से उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बारी आई है तो उनको समझ में आ रहा है ये इतना आसान नहीं होता। वो इंडस्ट्रियलाइज इसलिए कर गए फखर भाई कि जो वो कमाते थे उसमें उनको ये चिंता नहीं होती थी कि इस कमाने से हमको जो जिनके पैसे हमने कमाए हैं उनको भी उसमें से कुछ देना है। उन्होंने कॉलोनीज बनाई, हमारा आपका पैसा जो है उन्होंने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगाया, अपने लोगों की लाइफस्टाइल करी, तो वो अफोर्ड कर सकते थे रिसर्च को, वो अफोर्ड कर सकते थे फैक्ट्री लगा करके फेल होने को। हमारे पास तो था नहीं, हमारा आपका पैसा तो ये लोग ले जा रहे थे, तो हम कहाँ से लगा पाते। इंडिया की हालत ये थी कि जब ये हमें छोड़ करके गए, और ये हमें सिखाते हैं मॉरल हाई ग्राउंड की बातें, जब ये हमें छोड़ के गए तो 33 करोड़ लोग पॉपुलेशन थी, उसमें से जो है 90% जनता गरीबी में रहती थी। ये इन्होंने किया था और उस देश का ये हालत कर दिया था इन्होंने। जब वो आए थे तो दुनिया में उसकी 25% वर्ल्ड जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन हुआ करती थी, तो 25% वर्ल्ड जीडीपी से 0.25% वर्ल्ड जीडीपी पे लाने का काम ब्रिटेन और इस कॉलोनाइजेशन ने किया है।
तो ये हम पॉइंट यही है कि ये सब ये कर पाए क्योंकि हम आप नाइव थे, ठीक है ना। हम अपने दुनिया में जाके इसको दबा देना है, उसके ऊपर कॉलोनाइजेशन कर देना है, उसका वो नूच लेना है, उसका नेचुरल रिसोर्सेज अपना बना लेना, ये हमारी आपकी सोच नहीं थी। हम आप अपने ही इलाके में रहे, अपने ही घर में हम खुश थे क्योंकि हमें आत्मिक पीस मिल चुका था। चाहे आप ही हो चाहे हम लोग, एक समय तो हम सब मुश्किल से 50-60-70 साल पहले हम एक ही साथ रहते थे। एग्जैक्टली। तो हमें दुनिया से बाहर जाने की जरूरत क्यों नहीं थी? वो इसलिए नहीं जरूरत थी क्योंकि ना तो हमारे मन में लालच था, ना हमें दूसरे को दबाने की इच्छा थी। तो उनके मन में लालच था, इन्होंने आया कॉलोनाइजेशन की और हमारे सारे पैसे पे आज इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की हुई है। अब तो बराबरी का गेम होगा आने वाले 50 साल में, जब आपके पैसे से आप रिच होगे और अपने घर में बच्चों का भी मुंह आपको भरना पड़ेगा और हम अपने पैसे से रिच होंगे, तब बात होगी कि कौन कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता है। क्योंकि अब इंडिया भी इस खेल को समझ चुका है। मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोग भी इस बात को समझ लें, क्योंकि मैं देखिए एक बात कहना चाहूंगा पाकिस्तान से कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन और दुनिया भर के JF-17 थंडर खरीद के सोचोगे कि इंडिया टेबल पे आ जाए, तो नहीं होगा। लेकिन आप एक नवाज शरीफ बन करके फोन करोगे कि मोदी जी बिटिया की शादी है, पहुंचना है, आना ही है आपको, तो हम आएंगे, माँ के पैर भी छुएंगे, माँ को शाल भी देंगे और आपसे गले मिल करके भी वापस आएंगे। चॉइस आप कि आप कैसे बुलाना चाहते हो, एब्सोल्युटली। बंदूकों के दम पे या बेटी की शादी है और आपकी बेटी और हमारी बेटी तो एक ही है। तो ये चॉइस पाकिस्तान को करना है। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में अगर बंदूक से हो सकता तो फिर 4 जंगें होके हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे। अगर जंगों से होता या हथियार से होता या गोली और इन चीज़ों से होता तो फिर तो ये होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल चीज़ें हैं अपने जिसे कहते हैं कि डिफेंस को मजबूत करना, मैं कहता हूँ सबका राइट है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर टेक्नोलॉजीज़ आती है हमारे इस रीजन में, पाकिस्तान को भी अक्सर हम जो हमारे जेन्युइनली पढ़े लिखे लोग हो कहते यार साइंस एंड टेक्नोलॉजीज पे फोकस करो कि आपका मुल्क जो है ये कर्जों से निकल सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और इसके लिए यही चीजें हो सकती है कि उन लोगों के पास क्या है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया के 2 स्टेट्स मिला के शायद यूरोप का एक मुल्क उससे छोटा होगा, तो गलत नहीं कहूंगा ये बात, इस तरह की मतलब वो कंट्रीज है। लेकिन क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज है, और ये नहीं कि सिर्फ वो कोई डिफेंस टेक्नोलॉजीज की बात हो रही, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसानों की जिंदगियां बदल रही है, वो टेक्नोलॉजीज उनके पास है। और पूरी दुनिया, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि यार हमें भी मिले, हिंदुस्तान के पास भी आ गए, चीन के पास भी, बाकी कंट्रीज भी। हम ये कहेंगे कि हम मोहताज हैं उनकी उन टेक्नोलॉजीज के, हम जो मर्जी कह दें। इसराइल से हम 200 डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजीज इवन पाकिस्तान में भी यूज होती है, इससे हम इख्तलाफ नहीं कर सकते, हम जो मर्जी कह दें। वो वहां पे पहुंचे हैं, वो वहां पे गए हैं, वो आगे गए हैं। हमें जाना है, हमें जाना चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो हम भी वहां खड़े हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने अपने ऑफिस से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।